गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का 10वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आज अपना वीडियो लेक्चर चौथा है, जिसमें आप डिस्कस करोगे प्राणियों में श्वसन, जो आपका टॉपिक दे रखा था, और मानव श्वसन तंत्र को अपन विस्तार रूप से स्टडी कर रहे थे। तो रफली मैंने मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। वैसे इसके बारे में आपने पिछले वीडियो लेक्चर के बारे में आपने देखा भी था कि मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं। मतलब आपके ये मुख, ये नासिका, श्लेष्मा झिल्ली विल्ली हो जाती, और ये हो जाएगी आपकी रसनी, और ये स्वर तंत्र, श्वास नली, और ये हो जाएगी वायु कुपिका, और ये अलग से पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं श्वसनी। तो इस प्रकार से जनरली अपन ने नेक्स्ट पे देखा भी था, और श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र को अपन ने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। एक तो पेशी, और एक था आपके ऊपरी श्वसन, और एक था अंतर श्वसन। पेशी श्वसन के अंतर्गत आपके क्या आ रहा था, ये डायफ्राम, क्या था यहाँ पे, डायफ्राम। तो देखिए जनरली हमने ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में आपको स्टडी करके बताया भी था कि नासाशिका द्वारा आपके वायु प्रवेश करती है बॉडी में, और फिर बाद में वायु आगे नासिका से होते हुए श्वसनी में, और फिर बाद में स्वर तंत्र, सांस नली, श्वसनी से होती हुई फेफड़ों में वायु कुपिका, अलग अलग कुपिका के माध्यम से वायु के ऑक्सीजन को स्टोरेज किया जाता है। तो आप देखते हैं अलग अलग पार्ट के अलग अलग कार्य होते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, क्या उनकी उपस्थिति, और किसी को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं किया जाए तो किस प्रकार से आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब नासिका जनरली अपन सांस नाक द्वारा अपने ऑब्जर्व करते हैं, और जनरली जब आपने कभी कभार श्लेष्मा झिल्ली आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है नासिका में, तब आप सांस मुख द्वारा भी ग्रहण करते रहते हैं। और जब भोजन तथा सांस श्वसन क्रिया दोनों साथ साथ में होती हुई देखी जाती है तो आपको क्या आती है, क्या कहते हैं अपने सामान्य भाषा में खांसी आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है, आने को मैं बिजली अपने कहते हैं इसकी आती है, बार बार इसकी आना। तो इसकी क्यों आती, इसकी आने की वजह कि मतलब आपने जब भोजन कर रहे थे तो अन्न का कोई छोटा सा पार्टिकल आपके सांस नली में एंटर हो जाता है, और उसकी वजह से इसकी आना शुरू हो जाती है, और जैसे उसको निकले तो बाहर निकल जाता है तो आपके इसकी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वही प्रोसेस है कि मुख तथा नासाशिका दोनों वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करने में भूमिका निभाते हैं, तथा बॉडी में अशुद्ध CO2 बनती है, उसको बाहर न्यूट्रलाइज करने में विशेष कार्य करते हैं। नासिका तथा मुख द्वारा ग्रहण की गई वायु ग्रस्ती में एंटर होती, मुख वायु के पार्ट है, और फिर बाद में वहाँ से श्वास का मतलब ये कंठमणिका में आती, और कंठमणिका से धीरे धीरे सांस श्वास नली में जाती है। श्वास नली यहाँ से लेके ये पार्ट बराबर आपके अंतर श्वसन के अंतर्गत आता है। एक तो था बाह्य श्वसन हो गया ऊपरी श्वसन, और दूसरा था अंतर श्वसन या निचला श्वसन। ऊपरी श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य अंग थे मुख, नाक, नासिका, ग्रसनी व स्वर तंत्र, और निचले पार्ट इसमें आपके दिखते
निचला श्वसन तंत्र के अंगों में से इसमें आपके आ रही थी श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े और वायु कुपिका। और लास्ट में था मांसपेशी, मांसपेशी और श्वसन। इसमें आपका आ रहा था डायफ्राम, क्या था डायफ्राम। तो ये जनरली आप जानते हैं कि अलग अलग अंग के अलग अलग कार्य होते हैं। तो ये जनरली बाहरी वातावरण से वायु को अंदर गर्म करने में डायरेक्ट करने की बातें देखे जाते हैं। फिर निचला पार्ट क्या करेगा, वायु को अलग अलग मुंहों तक आसानी से वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। श्वास नली, सांस नली में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आपके डायरेक्ट पूरे शरीर के अदर पार्ट या अदर अंग भी होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं डिस्टर्बेंस। क्यों? क्योंकि सांस नली आपके इफेक्टेड होगी, वायु प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, तो बॉडी में अन्य अंग आपको पता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति भोजन का पाइसीकरण होता है, अलग अलग अंगों में उपस्थित हानिकारक गैसों को सांस नली द्वारा ही न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो डायरेक्ट ये इफेक्टेड होने पर इसका पूरे बॉडी पर इफेक्ट देखा जाता है और कुछ समय के बाद में कई प्रकार की बीमारियों द्वारा आपका शरीर घिर जाता है और डायरेक्ट इफेक्ट देखा जाता है। श्वास नली आगे सांस नली से सब ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है और फेफड़े वायु को एक फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। पूरी बॉडी में क्या करते हैं, प्रेशर के माध्यम से वायु को पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य करते हुए देखे जाते हैं। ये बात दिमाग में। और वायु कुपिका एक गुब्बारे जैसे पार्ट होता है जो कि अंदर वायु भरती है, बाहर जाती है। जितनी बॉडी में आपके वायु कुपिका सही रूप से सुचालित कार्य करती रहती है तब तक आपका बॉडी मेंटेन बना रहता है और किसी भी प्रकार का इन पे एक भी वायु कुपिका आपके बॉडी में इफेक्टिव हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है तब आपकी बॉडी वर्कलोड करना कम हो जाएगा और उससे आपके दम, सांस फूलना, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। डायफ्राम जब आप अंतर श्वसन करते हैं तब डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ जाएगा और उस श्वसन में डायफ्राम क्या आता है, ऊपर आता है। जब सांस आप लेते हैं, क्या कहते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेंगे तब तो क्या होगा, जो ये आपके डायफ्राम पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जाते हैं और जैसे सांस को छोड़ोगे तब ये क्या जाएंगे डायफ्राम ऊपर। तो ये फेफड़ों को धक्का करना, फेफड़ों को मूवमेंट करवाने में इसकी विशेष भूमिका होती है और ये पार्ट नहीं होता है तो डायरेक्ट कई प्रकार के इन्फेक्शन देखे जाते हैं और ये होना अनिवार्य है। जब तक ये नहीं तब तक आपका सारे पार्ट का काम करते हैं उनको एक प्रकार क्या रहता है, आधार प्रदान करने का काम करता है। ये एक प्रकार की हड्डी है। अब आगे देखते हैं आप कि जैसे अंगों के बारे में तो आपको जनरली बात दिमाग में रही। अब फेफड़े कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। डायफ्राम ऊपर नीचे कैसे होता है, डायफ्राम क्या भूमिका निभाता है उस पर आधारित एक प्रयोग की जा रखा है कि प्रयोगात्मक दृष्टि से हम देखें तो मान लीजिए एक सोडे मुंह वाली आप बोतल लेते हैं, उस पे नली इस प्रकार से आपको लगानी और उसको आगे कैसे होने से ब्रांचिंग के रूप में, और इस पे क्या लगा तो गुब्बारे दो। फेफड़े और डायफ्राम किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे आप आधारिक पार्ट है, इस पार्ट को आप खींचोगे, जैसे आप इस पार्ट को खींचते हैं तो खींचने पर ये गुब्बारे क्या होते हैं, खुलते हैं। नीचे की ओर खींचते हैं तो खींचने पर गुब्बारे क्या होते हैं, खुलते हैं।
और ऊपर की तरफ धक्का देंगे और अंदर की तरफ दबाएंगे तो गुब्बारे क्या हो जाएंगे, सिकुड़ेंगे। और ऊपर की ओर करने पर सिकुड़ेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस अपने शरीर में क्यों को होता है कि जैसे डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तब फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाएगी और फेफड़े क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एकदम पिचक जाते हैं। और जैसे फेफड़े ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो फेफड़े खुलते हैं और वायु अंदर इंटर करती है और इसके अकॉर्डिंग अलग अलग कार्य करने में डायफ्राम डायरेक्ट विशेष भूमिका निभाता हुआ देखा जाता है। हम जानते हैं श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और CO2 गैस को बाहर रिड्यूस करते हैं। तो कि CO2 गैस निकलती है या नहीं निकलती, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिकल के रूप में आप जनरली प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो ये मैंने क्या बताया, प्रयोग के रूप में आपको डायफ्राम तथा फेफड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी, साइड में प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपको एक सर के क्या किया, आपको एक बात समझ नहीं तो आपको बताया गया कि फेफड़े और डायफ्राम किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं उस पर आधारित कि जैसे आपने एक नली ली प्लास्टिक की बड़ी बोतल में, उसको इस प्रकार से सेट करते हैं, ब्रांचिंग के रूप में बनाते हैं, फिर 2 गुब्बारे लेते हैं और उसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो वो क्या होते हैं, खुलते हैं और बाहर की ओर धक्का देते हैं तो वो क्या होते हैं, खिसकते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वायु के दाब पर आधारित सारी परिघटना किस पर आधारित है, वायु दाब पर आधारित बताई गई। जनरली बात दिमाग में रहेगी। अब आप देखते हैं श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस क्या होती है, रिड्यूस करते हुए देखी जाती है। हो रही या नहीं हो रही तो उसको अपन देखते हैं, एक प्रैक्टिकल के रूप में एक प्रयोग करके बताते हैं। तो जो आपके सामने एक बार मैटर अध्ययन करवा रखा है उस पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में हटा के अपन देखते हैं कि उस श्वसन के दौरान आपकी CO2 गैस रिड्यूस होती है, उसको आइडेंटिफाई करके बताना। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है तथा CO2 गैस उत्सर्जित की जाती है। अब ऑक्सीजन को ग्रहण करना, इस दौरान आपने क्या होता है, अंतःश्वसन। क्या होता है, अंतःश्वसन। और इस दौरान क्या होता है, उत्सर्जन के दौरान उत्सर्जन क्या रहेगा, उत्सर्जन। देखिए प्रयोग ये बताया जा रहे हैं कि उस श्वसन के दौरान हमेशा CO2 गैस बाहर निकलती है। तो प्रयोग करके बताइए। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक प्रश्न ले लीजिए, क्या ले रखी प्रश्नावली क्या होती है, देख में आपके अवेलेबल होगी और बताएंगे। जैसे आप आगे देखोगे तो प्रश्नावली कांच की ट्यूब होती है, वैसे जैसे आपका पाइप नहीं था, पाइप नुमा होता है और उसका एक सिरा क्या होता है खुला और एक सिरा क्या होता है बंद। तो ये क्या हुआ, आपकी प्रश्नावली तय रखी आपने। इस प्रश्नावली में क्या भरते हैं अपन, छूने का पानी। क्या भरा इसमें, छूने का पानी कहते हैं। अब उस श्वसन के दौरान आपके CO2 गैस निकलती है या नहीं निकलती, तो उसको प्रयोग करना है। तो जब इस प्रक्रिया में एक छोटी सी आप जो आइसक्रीम या मैंगो को जूस पीने के लिए जो आती है नली, उस नली को लीजिए और उस दौरान आप क्या करो, फूंक दो। जैसे ऐसे करते हैं गुब्बारा फुलाने के लिए आप फूंक देते हैं, ऐसे वैसे फूंक दोगे तो उस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान डायरेक्ट इसमें से आपने क्या है, CO2 गैस
CO2 गैस, और CO2 गैस की वजह से इसमें क्या निकलेगी, बुलबुले, क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलते हैं। और साथ में ये पानी का रंग क्या हो जाएगा, दूधिया, पानी का रंग क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाता है। और दूधियापन होने के नाते ये प्रयोग द्वारा प्रदर्शित होता है कि उस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हम कौन सी गैस को रिड्यूस करते हैं, CO2 गैस को उत्सर्जित करते हुए देखे जाते हैं। तो ये जनरली प्रोसेस था कि अलग अलग प्रक्रिया के दौरान अलग अलग गैसों का विस्तरण होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो ये बात दिमाग में जनरली होनी चाहिए, बात दिमाग में रहेगी। अब देखिए अंतःश्वसन में 21% ऑक्सीजन को आप एब्जॉर्ब करते हैं और उस श्वसन के दौरान लगभग 16% के आसपास CO2 गैस को आप क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और फिर बाद में अलग अलग प्रोसेस होता है, उसमें अलग अलग गैसें का स्थानांतरण होता हुआ देखा जाता है। देखिए जनरली देखिए प्रोसेस अपन देखते हैं, उस अंतःश्वसन की प्रक्रिया में वायुमंडल से 21% आपके ऑक्सीजन फेफड़ों में सप्लाई होती है और 0.04% के आसपास CO2 गैस भी आ जाती है। जब उस श्वसन होता है तो उस दौरान आपकी लगभग 16% के आसपास CO2 गैस फेफड़ों से बाहर निकलती है और 4% के आसपास ऑक्सीजन गैस की रिलीज होती हुई देखी जाती है। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग तुम बता सकते हैं कि फेफड़े अलग अलग विशेषता के अलग अलग परिवेश में अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग गुणधर्मता के अनुसार कार्य प्रदर्शित करते हुए देखे जाते हैं। तो ये जनरली था मानव श्वसन तंत्र पर आधारित आपको प्रोसेस, आपने समझा व्यवस्थित रूप से। अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे भिन्न भिन्न जंतुओं में श्वसन प्रोसेस अलग अलग होता है, उसको अपन स्टडी करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, व्यवस्थित रूप से समझें, स्टडी करें, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।